हाँ तो भैया हमने क्या बोला था, कंपोनेंट देखने हैं। क्या देखने हैं हमको? कंपोनेंट देखना है। तो जाग जाइए, सोना नहीं है आपको। क्या नहीं करना है? सोना नहीं है, जाग जाइए। हम चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाएंगे ताकि आप सो ना जाए, आप क्या ना हो जाए, सो ना जाए। चलिए अच्छा देखते हैं भैया, कंपोनेंट 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 क्या है भला? क्या है ये भला जो सर आप बताने जा रहे हैं? कंपोनेंट। क्या बताने जा रहे हैं? कंपोनेंट। हमने बोला था इसको मान ले y, इसको मान ले x। क्या मान ले? y, और इसको हम क्या मान ले? x मान ले। और इसको हमने माना था p। क्या माना था? p। और यहां से हमने एंगल लिया था थीटा। कितना एंगल लिया था? थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। ट्याऊ 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 ट्याऊ। हाँ भाई साहब, तो अगर हम बात करें कि ये वाली लेंथ क्या होगी और ये वाली लेंथ क्या होगी, यही हमको बात करना है। बहुत बढ़िया, करते हैं बात, भैया देखते हैं। हमने क्या बोला? इसको मान लिया y और इसको मान लिया x। क्या मान लिया? इसको y और इसको मान लिया x। पास वाला, थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या है? ये क्या है? ये वाला कंपोनेंट है क्या, जिसको हम किस नाम से जान रहे भैया? x नाम से जान रहे हैं। थीटा से दूर वाला कंपोनेंट कौन सा है? ये वाला भैया, जिसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? y। x और y निकालने, सिंपल सा सॉल्व। देख कैसे निकालते हैं x और y। यार ये भी सिखाना पड़ेगा कि हमको x और y निकालना। क्या करेंगे? y क्या है? परपेंडिकुलर। p क्या है? हाइपोटेनस। और ये थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बात समझ में आ रही है क्या? तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू y एंड हाइपोटेनस p, तो y इक्वल टू p साइन थीटा। यार बात समझ में आ रही है क्या? y किसके बराबर हो गया? p साइन थीटा के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? p साइन थीटा के बराबर हो गया। ऐसे अगर हम cos थीटा की बात करें, कौन से थीटा की बात करें भैया? cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो cos थीटा इक्वल टू बेस है आपका x, हाइपोटेनस है आपका फिर से p, तो वेयर x इक्वल टू p cos थीटा। क्या है भैया? x इक्वल टू क्या आ गया? p cos थीटा। देख हमने क्या बताया था? थीटा के पास वाला कंपोनेंट पास ये है। देख क्या, थीटा के पास ये है और पास वाला cos, दूर वाला ये है, दूर वाला साइन। तो हम ट्रिक बताते हैं आपको कि पास है तो cos है, दूर है तो साइन है। पास है तो cos है, दूर है तो साइन है। वाह, शायरी बन गई। ओहो भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है। ये क्या है सब? कंपोनेंट। क्या है ये? कंपोनेंट। या अब क्या कंपोनेंट करने में कोई दिक्कत होगी? क्या अब कंपोनेंट करने में कोई दिक्कत होगी? क्या बताया? पास कॉस दूर साइन। कहां से आया? ये देख ले, सब कुछ लिखा हुआ है। क्या इतनी बात क्लियर? स्टार्ट करते हैं मोशन, लॉज ऑफ मोशन। क्या स्टार्ट करते हैं भैया? लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन भैया, कितने लॉज थे? कितने लॉ थे? 3 लॉ थे। कितने लॉ थे? 3 लॉ थे। क्या तीनों लॉ पता है सभी को? क्या भैया तीनों लॉ पता है? सब पढ़ी से पढ़ के आए हुए हैं फर्स्ट ईयर से, पता तो सभी को होगा। अच्छा भैया नहीं फर्स्ट ईयर से पढ़ के, अगर फर्स्ट ईयर में हो तो जान लो। हो गरीबी आ गई, हाथ से मिटाना पड़ रहा है, डस्टर खराब हो गए बारिश के चलते। कोई बात नहीं, जल्द ही ले आएंगे डस्टर भी। तेरी याद में सनम हम रोए हैं दिन रात। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हमको पढ़ना है? लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहला लॉज ऑफ मोशन होता है फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हम पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वाह, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं भैया? लॉ ऑफ इनर्शिया। जो कि अभी हमने इनर्शिया जाना था। इनर्शिया क्या था? टेंडेंसी था क्या करने की? अपोज करने की। टेंडेंसी क्या था?
अपोज करने की। अगर कोई एक्सटर्नल चेंज करना चाह रहा है तो उसमें वो क्या करेगा, अपोज करेगा। ये क्या कहलाएगा, इनर्शिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनर्शिया कहलाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं भैया फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो ये हमारी चॉक की डिब्बी है, इसको हमने हाथ पे रखा, लिख रहा है सभी को, इसको हमने कहां पे रखा, हाथ पे रखा। अच्छा सोच 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 सोच, क्या ये अपने आप चलने लगेगी? क्या ये अपने आप चलने लगेगी? नहीं, रेस्ट में है। तो क्या रेस्ट में रहना चाह रही है ये? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी। यार बात समझ में आ रही है क्या? अगर 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 इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दें तो क्या चल देगी? एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर क्या हो रही है, चल रही है। अगर कोई बॉडी चल रही है तो क्या वो, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो क्या वो मोशन में रहना चाहेगी? अगर एक्सटर्नल फोर्स फिर से लगा दें तो क्या रुक जाएगी? यार बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि सब फंडा किसका है? एक्सटर्नल फोर्स का। किसका है? एक्सटर्नल फोर्स का। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई, चल ठीक शॉर्ट में लिख ले, अगर बॉडी किसमें है, रेस्ट में है, तो वो किसमें रहना चाहेगी? वो रेस्ट में रहना चाहेगी। किसमें रहना चाहेगी? रेस्ट में रहना चाहेगी। until unless एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। देख 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 देख, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो किस में रहना चाहेगी? रेस्ट में रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर बॉडी किसमें है, मोशन में है, तो वो किसमें रहना चाहेगी? तो वो किसमें रहना चाहेगी? मोशन में रहना चाहेगी। किसमें रहना चाहेगी? मोशन में रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक, क्या बोला हमने, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यही लॉ कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहलाता है भैया? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बात समझ में आ रही है? हमने क्या बोला? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। मान ले अगर एग्जाम में हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आया तब भी आप यही लिखेंगे। अगर हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया आया तब आप तुरंत क्लिक करेंगे कि क्या था, ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ था, जिसको हम लोग एक और नाम से जान रहे थे। वो नाम क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया। वो नाम क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बात समझ में आ रही है यार? क्या बात समझ में आ रही है यार? ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा फर्स्ट लॉ था। कौन सा था? फर्स्ट लॉ। अब हमको पढ़ना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भैया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि होता है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to the external force applied on body, to the external force। क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। भाई साहब, लीनियर मोमेंटम का चेंज क्या होता है? क्या P2 माइनस P1 इक्वल टू dP होता है। इसका अगर रेट निकालेंगे तो क्या dP अपॉन dt
हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एफ एक्सटर्नल के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ एक्सटर्नल के। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या लाते हैं, कांस्टेंट लाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं क्या लाते हैं, कांस्टेंट लाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट हम k where k equal to 1 then k equal to 1 then dp upon dt equal to f external। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इससे एक और बहुत बढ़िया फार्मूले की शुरुआत होती है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं F बराबर ma, where a is the acceleration। a क्या है भैया, acceleration, m is the mass, f is the force। f is the force। क्या हम पढ़ेंगे, देखोगे कैसे आया, कहां से आया, देखते हैं लोग। F external is equal to dp upon dt। क्या हमने पढ़ा, F external is equal to dp upon dt। इधर से साइड से लिखते हैं थोड़ा सा, ताकि पूरे में आ जाए, आराम से इसको एक्सप्लेन करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या पढ़ा हमने, F external equal to dp upon dt। P क्या है, लीनियर मोमेंटम। P बराबर कितना होता है भैया, m into v। Then F external equal to d m into v upon में dt। m into v दो फंक्शन का मल्टीप्लाई में होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है भैया, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, f एक्सटर्नल इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन dv अपॉन में dt प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे इनटू में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dm अपॉन में dt। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, जो कि हमको सिखाया जाता है 11th में, हमको यही बताया गया था एक्चुअल में कि dm अपॉन dt क्या होता है, जीरो होता है। dm अपॉन dt क्या होता है, जीरो। कोई मास में चेंज नहीं होता है, कोई मास में चेंज नहीं होता। ये हमको 11th में सिखाया गया था, बट एक्चुअल में वास्तव में जब हम बाहर गए तो हमको ये पता चला कि भैया मास में भी चेंज होता है। यार मास में भी चेंज होता है वेलोसिटी के। देखो कैसे, तुम लोग रॉकेट प्रोपल्शन पढ़े हो, रॉकेट प्रोपल्शन, वहां पे मास वेरी करता है। दूसरी चीज तुम लोग बेल्ट कन्वेयर पढ़े हो, बेल्ट कन्वेयर, जो कि हमारे एयरपोर्ट या स्टेशन वगैरह पे जो नहीं होती है कि क्या होता है वहां पे एक्चुअल में बैग चेकिंग होती है, बैग रखते हैं हम लोग ना, बैग उधर स्लाइड कर जाती है। तो मास में चेंज हो रहा है भाई, बैग जितनी छोटी मास कम, बैग बड़ी मास ज्यादा, तो किसमें चेंज हो रहा है, मास में चेंज हो रहा है ना। समझाने के लिए इतना काफी है ना, मास में चेंज होता है, मास में चेंज होता है। बट मान लेते हैं यार, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मास में चेंज नहीं हो रहा, मास कांस्टेंट है। और अगर मास कांस्टेंट है तो dm by dt क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर ये जीरो हो जाएगा तो f एक्सटर्नल m into dv by dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी देख क्या हो जाएगा। एक तो ये हो गया। केस देखते हैं, केस नंबर वन क्या है, हमको ये देखना है एक्चुअली में। केस नंबर वन क्या है, हमने बोला इफ velocity is constant, yes, if speed is constant। अगर स्पीड या वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें तो dv अपॉन dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये f एक्सटर्नल आएगा किसके बराबर, f एक्सटर्नल, ये तो जीरो हो गया, m इंटू जीरो जीरो हो गया, पूरा क्या बचा, v इंटू dm बाई dt। क्या बचा, v इंटू dm बाई dt। क्या एक फॉर्मूला, एक केस समझ में आया। दूसरा केस हमने क्या किया, हमने बोला मास कांस्टेंट कर दें। इफ मास m इज कांस्टेंट, अगर हमने मास को कांस्टेंट करा तो क्या dm अपॉन dt इक्वल टू जीरो आया। और देख, अगर dm अपॉन dt इक्वल टू जीरो आया तो v इंटू जीरो जीरो, क्या बचा, m इंटू dv बाई dt, जो कि f एक्सटर्नल इक्वल टू m इंटू dv बाई dt, वेयर dv बाई dt इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है भैया, एक्सेलरेशन। तो क्या m इंटू a आया, f एक्सटर्नल इक्वल टू क्या निकल के आया, m इंटू a। क्या ये जाना पहचाना फार्मूला लग रहा है। a क्या है, एक्सेलरेशन है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, m क्या है, मास है, m क्या है, मास है, f क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, जिसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। जिसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या यार सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ, बात समझ में आ रही है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ रहा। अच्छा,
एक और चीज हम देखते हैं, कि यार मोशन, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों में रिलेशन देखना यार क्या होता है। किसमें हमको देखना, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन हमको देखना है कि क्या रिलेशन होगा मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, देखते हैं। हाँ, मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर देख ऊपर नीचे यहां पर m से मल्टीप्लाई करा, अपान डिवाइड भी कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ा भाई? अभी भी mm कर दिया, K इक्वल टू क्या हाफ mv स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? देन K इक्वल टू हाफ, ये ना होकर m इंटू m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर अपान में m। इसका मतलब K बराबर mv का होल स्क्वायर अपान में 2m, वेयर mv क्या है, वेयर mv क्या है, p है, mv क्या है, p है, जिसको हम लोग मोमेंटम के नाम से जानते हैं। K इक्वल टू p स्क्वायर अपान में 2m या p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk। क्या ये बात समझ में आ रही? क्या ये क्लियर है? एकदम बिल्कुल सिंपल सा सवाल, कोई दिक्कत नहीं, या इसको डेरिवेशन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। माना जाता है कि भैया काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में P इक्वल टू रूट ऑफ 2mk, P इक्वल टू रूट ऑफ 2mk। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को दिख रहा है, बोल रहे हैं क्वेश्चन, हम लिखेंगे नहीं पूरा क्वेश्चन, हम बोल रहे हैं, आप लोग धीरे धीरे करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि अ फोर्स F इक्वल टू 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप न्यूटन। देख लीजिए, क्वेश्चन दिया आपका कि F दे रखा है भैया, कितना दिया है, 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप न्यूटन। 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप न्यूटन, इतना न्यूटन फोर्स दिया है। फिर आपसे बोल दिया गया x ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग इन xy प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू 2 सेकंड। कितना भैया? टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू कितने सेकंड में है, 2 सेकंड में है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब क्या, डेल्टा पी चाहिए हमको। इसका मतलब क्या, हमको डेल्टा पी चाहिए। हाँ, डेल्टा पी चाहिए हमको। तो डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? अभी हमने पढ़ा F इक्वल टू dp अपान में dt। क्या पढ़ा? F इक्वल टू dp अपान में dt। इसको उधर ले जाओ, तो dp इक्वल टू F इंटू dt। क्या हमने पढ़ा? dp इक्वल टू F इंटू dt। क्या इतनी बात समझ में आ रही है यार? अगर देख हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो कितना आएगा, देख कितना आएगा इंटीग्रेशन करने पर, तो dp इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू dt। F कितना है, 2t I कैप dt प्लस 3t स्क्वायर j कैप dt। ओहो, इसका इंटीग्रेशन करना है। कहां से कहां तक करना है, 0 से 2 तक करना है। कहां से कहां तक करना है भैया, 0 से 2 तक करना है। तो कर देते हैं, क्या है दिक्कत, कर देते हैं भैया। तो dp इक्वल टू 2t का इंटीग्रेशन, t स्क्वायर होगा क्या, 2t का इंटीग्रेशन कितना होगा, t स्क्वायर के साथ में क्या है, i है। बहुत बढ़िया, कहां से कहां तक, 0 से 2 सेकंड तक। ठीक, प्लस फिर से देख 3t स्क्वायर था, 3t स्क्वायर, ऊपर एक पावर नीचे एक पावर, 3 से 3 मर गया, यानी कि t क्यूब। ओहो, आगे बच्चों को तो हवा ही नहीं लगी कि सर जी ये आपने क्या बता दिया। ये क्या बला है, ये बला ये है कि अगर x टू दी पावर n का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का फार्मूला याद रख ले कि x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है, और प्लस में c भी लगता है, कांस्टेंट नंबर ये फिजिक्स में नहीं यूज होता है ज्यादा। ठीक है, देखते हैं
डीपी इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं क्या, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 0 4, इसका मतलब 4i कैप प्लस 2 का क्यूब कितना भैया, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब कितना 8 जे कैप। अरे यार बात समझ में आई। मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्या रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 4 चौके कितना 16, 8 बटे कितना 64, ओ 16 64 कितना हो गया 80, कितना हो गया 80, तो डेल्टा पी या डीपी कितना आया 80 आया, कितना आया 80 आया। देख चेंज इन मोमेंटम आ गया, रूट ऑफ 80 कितना आ गया रूट ऑफ 80। अप्रोक्सीमेटली इसको 9 भी लिख सकते हैं, नॉन नॉमिक अप्रोक्सीमेटली इसको 9 भी लिख सकते हैं। क्या बात समझ में, तो ये क्वेश्चन। तो आज का इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल अपना कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे।